ओपियोइड के बारे में कितने लोगों ने सुना है? ओपियोइड कभी सुना है? ओपियम, अफीम सुना है किसी ने? सुना है। तो जैसे एक अभी हम लोग ड्रग कैटेगरी कैनबिस का देख रहे थे, उसी तरह से ओपियम की भी एक कैटेगरी है जिसको हम लोग अफीम के नाम से जानते हैं। अब अफीम की 3 अलग अलग श्रेणी है। एक हम जिसको कहते हैं ओपियम या अफीम, जिसमें हम लोग डोडा को लेते हैं, बुक्की को लेते हैं, ये सब अफीम की श्रेणी में आता है। दूसरा श्रेणी होता है जिसको हम कहते हैं हेरोइन। पहले सत्र में किसी ने हेरोइन की बात की थी, किसी ने अफीम की बात की थी। तो हेरोइन की जो श्रेणी होती है उसमें हेरोइन आता है और ब्राउन शुगर आता है। तो ये जो 2 प्रकार हैं ये सिंथेटिक ओपियम माने जाते हैं। ये दोनों हेरोइन की कैटेगरी में आता है। तो ये दूसरी कैटेगरी हेरोइन की हो गई। और तीसरा कैटेगरी होता है जिसको हम लोग फार्मास्यूटिकल ओपियोइड्स कहते हैं, जो टैबलेट फॉर्म्स में दवाएं मिलती हैं, जो ओपियोइड के क्लास में आती हैं, उसको हम लोग फार्मास्यूटिकल ओपियोइड के नाम से जानते हैं। जैसे ज़्यादातर जो पेन किलर्स होते हैं, जैसे ट्रामाडोल का आपने नाम सुना होगा, या पहले प्रॉक्सीवॉन चलता था, इस तरह की जो दवाएं होती हैं ये सारी की सारी फार्मास्यूटिकल ओपियोइड की कैटेगरी में आती हैं। तो अगर ओपियम को 3 श्रेणी में मुझे बांटना हो, जैसे हमने कैनबिस को 3 श्रेणी में बांटा था, मारिवाना, हैश ऑयल और हशीश में, उसी तरह से अगर ओपियम को मुझे 3 श्रेणी में बांटना हो तो एक पहला श्रेणी हो जाएगा ओपियम जिसमें डोडा बुक्की आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा हेरोइन जिसमें हम लोग हेरोइन और ब्राउन शुगर को लेते हैं, और तीसरी श्रेणी आ जाएगी फार्मास्यूटिकल ओपियोइड की जिसमें हम लोग पेन किलर्स, पर्टिकुलरली ट्रामाडोल की मैंने बात की, उसको हम उसमें ले लेते हैं। तो इस तरह से 3 अलग अलग कैटेगरी आपको ओपियोइड के अंदर देखने को मिलेगी। अब इसके भी बहुत सारे कॉमन नाम हैं। जैसे हम लोग ओपियम की जब बात करते हैं तो बहुत सारे नाम आपको आपके एरिया में सुनने को मिलेंगे। उनमें से कुछ जो कॉमन हैं वो हैं अफीम, बहुत आसानी से आपको सुनने को मिलेगा, हेरोइन सुनने को मिलेगा, स्मैक सुनने को मिलेगा। ब्राउन शुगर और स्मैक एक ही चीज़ होती है। पुरिया, हेरोइन को उत्तरी भारत में जैसे पंजाब हरियाणा में जाएंगे तो हेरोइन को चिट्टा के नाम से जानते हैं। चिट्टा मतलब वाइट पाउडर। उसके बाद सामान के नाम से जानते हैं। अगर एक पार्टी से दूसरे पार्टी को ये सामान ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो कहता है कि सामान है क्या आपके पास, तो वो एक टर्म है जिसका इस्तेमाल करते हैं इस बात को समझने के लिए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। काला माल, ब्राउन शुगर को काला माल के नाम से जानते हैं बिकॉज वो ब्राउन कलर का होता है। काली माई, सेट, जो लोग इंजेक्शन के माध्यम से नशा लेते हैं वो जो दवा का इस्तेमाल करते हैं उसको सेट बोलते हैं। उसी तरह से पोस्त बोलते हैं, ब्राउन शुगर बोलते हैं, पुरिया बोलते हैं, खाटू बोलते हैं, डोडा बोलते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अफीम के कॉन्टेक्स्ट में आपको सुनने को मिलेंगे। अब जो नाम उत्तर भारत में है जरूरी नहीं है वही नाम आपको दक्षिण भारत में सुनने को मिले, या उत्तर पूर्व भारत में सुनने को मिले, या पश्चिम भारत में सुनने को मिले। तो हर जगह के अपने अपने लोकल नेम्स हैं जो ओपियम के लिए हम लोग इस्तेमाल में लेकर आते हैं। और इसकी जानकारी हमें इसलिए होनी चाहिए ताकि हम ये समझ पाएँ कि अगला जो बातचीत कर रहा है वो किस नशीले पदार्थ के संदर्भ में बातचीत कर रहा है। अगर आप इसकी बात करेंगे ओपियोइड्स की, इसके नेचर की बात करेंगे या इसके शरीर के ऊपर असर की बात करेंगे, तो जो 3 कैटेगरी हमने चर्चा की थी पहले सत्र में, डिप्रेसेंट, हेलुसिनेशन और स्टिमुलेंट, तो ओपियोइड का जो नेचर है वो डिप्रेसेंट कैटेगरी में इसको रखता है। इसका मतलब है जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके मस्तिष्क से विभिन्न अंगों को जो सूचना जाती है, इसका इस्तेमाल करने के बाद वो सूचना की गति जो है वो धीमी हो जाती है। ठीक है, तो ओपियोइड क्या है? हमारे लिए एक डिप्रेसेंट है। ओपियोइड आता कहाँ से है? तो एक पॉपी प्लांट होता है, उसका एक फूल होता है। उस फूल को जब आप उसमें चीरा लगाते हैं तो उससे एक गाढ़े वाइट कलर का दूध निकलता है। तो ये सारे जो नाम मैंने बताए आपको, ओपियम के अंदर डोडा बुक्की या हेरोइन और ब्राउन शुगर, ये सब उसी प्लांट से निकलते हैं।
तो उसी दूध का इस्तेमाल करते हुए ब्राउन शुगर बनता है, उसी को केमिकली सिंथेसाइज करेंगे तो हेरोइन बन जाता है, उसी का ड्राइड फॉर्म जो होता है वो डोटापुकी होता है। तो इसका अलग अलग इस्तेमाल आपको अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलेगा। अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो ओपियोइड के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो हेरोइन है। तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर ओपियोइड के अंदर किसी चीज़ का इस्तेमाल होता है तो वो हेरोइन का इस्तेमाल है। और अगर आप इसको पहचानने का अलग अलग तरीका भी है। जो हेरोइन है वो बिल्कुल वाइट पाउडर होगा, इसीलिए इसको चिट्टा कहते हैं। जो ब्राउन शुगर है वो ब्राउन कलर का ग्रैनुलर छोटे छोटे दाने वाला पाउडर होता है। और ओपियम जो होता है, जैसा मैंने कहा, उससे ओपियम फ्लावर से दूध निकलता है, तो एक वाइट कलर का स्टिकी सा दूध होता है जिसको हम लोग ओपियम के नाम से जानते हैं। और इसको जब आप प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करने से आप हेरोइन बनाते हैं, और उसी का एडल्टरेटेड फॉर्म जो होता है उसको आप ब्राउन शुगर या स्मैक के नाम से जानते हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में इसका जो इस्तेमाल है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। अब ओपियम का इस्तेमाल हम स्वॉलो करके भी करते हैं, मुंह से लेते हैं। जो उसका चूड़ा होता है उसको हम खाते हैं और फिर पानी पीते हैं। तो एक तरीका तो स्वॉलो करके लेने का होता है। दूसरा तरीका होता है उसको हम सूंघते हैं, नाक के माध्यम से भी हम उसको लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग आपको ऐसे दिखेंगे जो ब्राउन शुगर को एक पन्नी के ऊपर रखते हैं, नीचे में आग लगाते हैं और उससे जो वेपर निकलता है, वेपर को हम नाक के माध्यम से लेने की कोशिश करते हैं। तो इसको सूंघने की प्रक्रिया बोलते हैं या चेज करने की प्रक्रिया बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको इसका इस्तेमाल इंजेक्शन के माध्यम से करते हैं। जो दवाएं होती हैं उसको इंजेक्शन में डाला जाता है और फिर उसको इंजेक्ट किया जाता है। तो ये जितने भी ओपियोइड्स आपको बताए जा रहे हैं, इसको लेने का तरीका भी अलग अलग है। मुंह के माध्यम से भी लिया जाता है, नाक के माध्यम से भी लिया जाता है, और सीधा इंजेक्शन के माध्यम से भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आप ओपियोइड का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर होता हुआ देखेंगे। जैसे बाकी नशीले पदार्थ हैं वैसे इस नशीले पदार्थ का भी, ओपियोइड का भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है। इसकी वजह से हमें शारीरिक और मानसिक परेशानी होती है, और ये शारीरिक और मानसिक परेशानी जो है वो तात्कालिक है, शॉर्ट टर्म के लिए है, और दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टर्म के लिए है। अब जो लोग इसका नशा करते हैं, ऐसे लोगों में चूंकि ये डिप्रेसेंट है, तो आपके सोचने समझने की जो क्षमता है या शक्ति है उसमें कहीं ना कहीं धीमापन आ जाता है। तो ऐसे लोग जब बातचीत करेंगे तो इनकी भाषा जो होती है या इनकी जो बोली होती है वो लड़खड़ाती है, स्लरनेस आता है उसमें। उसके बाद इनकी भूख कम हो जाती है, इनका जो खाना होता है उसमें कमी आ जाती है, खान पान में कमी आ जाती है। कभी कभी वॉमिटिंग या उल्टी की शिकायत आपको ऐसे लोगों में देखने को मिलेगी। जब इनको इसकी ज़रूरत होती है, जब विड्रॉल होता है, जब इनको इस नशे की ज़रूरत होती है, उसको लेने के बाद ये बहुत रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि इनका शरीर कहीं ना कहीं इस पर आदी हो चुका है, इस पर निर्भर हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में जब इनको ये नशा मिलता है तो नशा लेने के बाद इनको सहज महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है। तो इस तरह के असर आपको इनके शरीर पर देखने को मिलेंगे। इनके साथ भी कंसंट्रेशन में परेशानी आती है, एकाग्रता जो होती है या जो फोकस होता है इनका कम हो जाता है अगर इस तरह का नशा लगातार लंबे समय तक अगर लेते हैं तो। चूँकि डिप्रेसेंट है तो ऐसे लोगों में जो सांस लेने की गति है उसमें भी धीमापन आपको आता हुआ दिखेगा। तो कहा जाता है कि जब आप ओपियोइड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ ही साथ अल्कोहल का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। अल्कोहल भी डिप्रेसेंट है, वो आपके शरीर के जो सूचना तंत्र को धीमा करता है, और साथ ही साथ ओपियोइड भी डिप्रेसेंट है। जब दोनों का इस्तेमाल एक साथ करते हैं तो ऐसी स्थिति में ओवरडोज की वजह से डेथ होने की संभावना होती है, और इसको हम रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। तो ऐसे लोगों में अगर दोनों चीज़ों का इस्तेमाल एक साथ किया जाए, ओपियोइड का और अल्कोहल का अगर इस्तेमाल एक साथ किया जाए, तो ऐसे लोगों में मृत्यु की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो
हमेशा कहा जाता है कि ओपियोइड और अल्कोहल का इस्तेमाल आप इकट्ठा ना करें, अगर करना भी है तो अंतराल के बाद करें, एक साथ कभी भी इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने तात्कालिक जो हानि है हमारे शरीर के ऊपर ओपियोइड की वजह से उसके बारे में जाना। अब कुछ एक हानियाँ जो हैं वो दीर्घकालिक होती हैं। अब जैसे इसका असर आपके हृदय पर, आपके फेफड़ों के ऊपर, आपके लिवर पे और आपके ब्रेन पे देखने को मिलेगा। इसकी वजह से ये सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। उसके बाद जो लोग इंजेक्शन के माध्यम से नशा लेते हैं, लगातार इंजेक्शन का इस्तेमाल करने से उनका जो वेन है वो डैमेज होता है, और ऐसे लोगों में कभी कभी अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल सुई का ना किया गया तो कभी कभी घाव इतना बढ़ जाता है कि आपको हाथ या पैर, जो भी हिस्सा डैमेज हुआ होगा, उसको काटना भी पड़ सकता है। चूँकि ऐसे लोग जो सुई सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं उनके बीच में ऐसा देखा जाता है कि सुई सिरिंज की साझेदारी होती है। एक ही सुई सिरिंज का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा लोग इंजेक्शन लेते हैं या नशा लेते हैं, तो इसकी वजह से ऐसे लोगों के बीच में आपको हेपेटाइटिस सी, जिसको काला पीलिया कहते हैं, और HIV होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। और अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो हिंदुस्तान में ऐसे लोग जो इंजेक्शन के माध्यम से नशा लेते हैं उनमें HIV का जो इन्फेक्शन है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है। उसी तरह से तो हम लोग चर्चा कर रहे थे ऐसे लोग जो इंजेक्शन के माध्यम से ओपियोइड का इस्तेमाल करते हैं, उनमें HIV और हेपेटाइटिस सी को हम लोग काला पीलिया के नाम से जानते हैं कॉमनली, और HIV एक संक्रमण है। ऐसे संक्रमण के होने की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसे लोगों में सुई और सिरिंज साझा होता हुआ आपको दिखेगा। एक ही सिरिंज से एक ही सुई का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे लोग नशे को आपस में शेयर करते हैं। इसलिए एक व्यक्ति अगर इसमें संक्रमित होगा तो संभावना है कि दूसरे व्यक्ति में इस शेयरिंग की वजह से HIV और हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन आसानी से चला जाए। और उत्तर भारत में जैसे आपका नेबरिंग स्टेट है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, ऐसे जगहों पर ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी है, और उनमें HIV संक्रमण की भी जो संख्या है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली देखी गई है। तो ये सारे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हैं, या आप दीर्घकालिक जो नुकसान हैं शरीर के ऊपर, ऐसा ओपियोइड का इस्तेमाल करने वाले लोगों के बीच में देखेंगे। ऐसे लोगों में कॉन्स्टिपेशन काफ़ी कॉमन होता है। तो ऐसे लोगों को सुबह में वॉशरूम जाने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो इस तरह की चीज़ें आपको ओपियोइड का इस्तेमाल करने वाले लोगों के बीच में देखने को मिलेंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं सेडेटिव्स की। सेडेटिव का मतलब है ऐसी दवाएं जो इस्तेमाल के बाद स्लीप को इंड्यूस करती है, या ऐसी दवाएं जिसका इस्तेमाल करने के बाद नींद आती है। ऐसी दवाओं को हम लोग सेडेटिव के नाम से जानते हैं। अब कुछ जो कॉमनली आपको सुनने में आएगा सेडेटिव, वो उसमें फेनार्गन काफ़ी कॉमन है, एविल काफ़ी कॉमन है, डाइज़ेपाम, उसके बाद एल्प्रेक्स की दवा है वो कॉमन है, 10 नंबर की गोली हम कहते हैं वो भी सेडेटिव कैटेगरी में आता है, बूटा के नाम से जानते हैं, इसको भी सामान के नाम से लोग आपस में जानते हैं, ताकि इस बात की संभावना वहाँ पर आप लोगों के बीच में देख पाएँ कि अगर कोई सामान कह रहा है तो वो हो सकता है सेडेटिव की बात कर रहा होगा। तो बहुत सारे ऐसे कॉमन नेम हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग सेडेटिव के तौर पर देखते हैं। फोर्टविन का इस्तेमाल काफ़ी होता है, एविल जैसा मैंने पहले कहा उसका इस्तेमाल काफ़ी होता है, जो सेडेटिव कैटेगरी के अंदर आता है। अब सेडेटिव का इस्तेमाल कैसे होता है? और जनरली आप देखेंगे सेडेटिव की जो दवाएं होती हैं वो कैप्सूल के फॉर्म में आती हैं या लिक्विड फॉर्म में आती हैं। तो दो तरीका है, एक हम स्वॉलो करते हैं, अगर टैबलेट है तो हम टैबलेट खाते हैं और पानी पीते हैं, एक तो तरीका स्वॉलो करके लेने का हुआ, और दूसरा इसका इस्तेमाल इंजेक्शन के तौर पे भी लिया जाता है। तो ओपियोइड और सेडेटिव दोनों को मिलाकर लोग उसको इंजेक्ट करते हैं। तो दो तरीके से इसका इस्तेमाल आप लोगों के बीच में आता हुआ देखेंगे, एक मुंह से लेने का
और दूसरा इंजेक्शन के माध्यम से लेने का। जैसा मैंने पहले कहा, इस दवा का असर क्या होता है हमारे शरीर के ऊपर, ये हमारे शरीर को शिथिल कर देता है। और इसको अगर मैं कैटेगराइज करूं डिप्रेसेंट, हेलुसिनेशन और स्टिमुलेंट कैटेगरी के अंदर, तो ये भी एक डिप्रेसेंट है। इसका मतलब है ये भी हमारे शरीर के अंदर जो मस्तिष्क से हमारे बीच में सूचना आती है डिफरेंट अंगों को, उस सूचना को धीमा करता है। तो अभी जब हमने दूसरे सत्र में चर्चा की, तो जैसे ओपियोइड एक डिप्रेसेंट था, उसी तरह से सेडेटिव भी एक डिप्रेसेंट है। अब इसके असर क्या है हमारे शरीर के ऊपर? इसके भी तात्कालिक और दीर्घकालिक असर हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इसके असर आपको देखने को मिलेंगे। ये एक ऐसी दवा है जिसका इस्तेमाल एंग्जाइटी को एड्रेस करने के लिए दिया जाता है। तो जो लोग एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, जिनको तनाव होता है, इस दवा का इस्तेमाल करने के बाद तनाव में कमी महसूस होती है और वो काफ़ी रिलीव फील करते हैं। उनको अपनी परेशानी से, तनाव से राहत महसूस होती है। लेकिन अगर इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया तो आपका शरीर इसके ऊपर निर्भर हो जाता है, आदी हो जाता है, और फिर आप इसका इस्तेमाल लगातार करना शुरू करते हैं, जो आपके शरीर के लिए सही नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो एंग्जाइटी को एड्रेस करने के लिए डॉक्टर मुझे दवा लिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दूं, या जितना मुझे प्रिस्क्राइब किया गया है उससे ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दूं, तो मैं इसके ऊपर निर्भर हो जाता हूं। तो एक तो प्रभाव आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरा, इसका इस्तेमाल करने से डिप्रेशन के केसेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, एंग्जाइटी के केसेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे अगर इसका एक्सेसिव इस्तेमाल किया गया तो। चूँकि सेडेटिव है तो इसका इस्तेमाल करने के बाद नींद काफ़ी आती है। इसका इस्तेमाल करने के बाद लोग लंबे समय तक सोते हैं। हेडेक या सिर दर्द, चक्कर आना, डिजीनेस, ये कुछ कॉमन आपको असर सेडेटिव का इस्तेमाल करने के बाद देखने को मिलेगा। सोचने में दिक्कत आना, या जो आपका थिंकिंग प्रोसेस होता है या उसमें थॉट प्रोसेस में जो क्लैरिटी होती है, आप सही तरीके से सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर इसका इस्तेमाल करने की वजह से कमी आती हुई नज़र आएगी। साथ ही साथ आप थोड़ा सा वीकनेस भी फील करते हैं। अगर आप सेडेटिव का इस्तेमाल करेंगे तो आप वीक फील करेंगे। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सेडेटिव का इस्तेमाल करने के बाद देखने को मिलेंगी। क्लैरिटी है इसमें, सेडेटिव क्या है, इसका इस्तेमाल क्या होता है, कैसे होता है, और इसके शरीर के ऊपर असर क्या आपको देखने को मिलते हैं। कहीं कोई दिक्कत? और ऑब्वियस सी बात है, जब आप इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका शरीर इसके ऊपर निर्भर हो जाता है और एक डिपेंडेंस की अवस्था आ जाती है, निर्भरता की अवस्था आ जाती है, और आप इसके आपको इसकी लत लग जाती है, आप इसके आदी हो जाते हैं। एक समय के बाद इरिटेशन आना शुरू हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे आप चिढ़ना शुरू हो जाते हैं, आप थोड़े से एंग्सियस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब इस बात को इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं सेडेटिव का जो हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस है वो आपके शरीर के ऊपर देखने को मिल रहा है। जो आखिरी कैटेगरी है जिसके ऊपर आज हमें चर्चा करनी है वो है कॉफ मिक्सचर। कॉफ सिरप का नाम सुना है सबने? कॉफ सिरप हम लेते भी हैं। कब लेते हैं? जब खांसी होती है। जनरली जाड़े के दिनों में जब कॉफ एंड कोल्ड होता है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कॉफ मिक्सचर को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे फेंसिड्रिल आपने सुना होगा, कोरेक्स आपने सुना होगा, सिरप आपने सुना होगा, टॉनिक, सीसी के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद सोनपरी के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग नामों से कॉफ मिक्सचर को इंडिया में अलग अलग प्रदेशों में जाना जाता है। क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। हम सब जनरली देखते हैं कि दवा की दुकान पे आपको ये आसानी से मिल जाता है, और इसमें एक पदार्थ होता है जिसको हम कोडीन कहते हैं। कोडीन ओपिएट है, ओपियोइड की कैटेगरी अभी हमने डिस्कस की थी कुछ समय पहले। तो कोडीन भी उसी कैटेगरी का हिस्सा है, उसी फैमिली को बिलोंग करता है, और कोडीन इस कॉफ मिक्सचर में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। और ऐसा किया जाता है ताकि आपको कॉफ एंड कोल्ड की वजह से जो इरिटेशन हो उसको एड्रेस करने में आसानी हो जाए। लेकिन
अगेन अगर इसका सही इस्तेमाल किया गया फिर तो आपको कॉफ एंड कोल्ड से छुटकारा मिलता है। अगर आपने इसका एक्सेसिव इस्तेमाल किया या ज़रूरत से ज़्यादा आपने अगर इसका इस्तेमाल किया तो आप इसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं, आप इसके आदी हो जाते हैं। कैसे लिया जाता है? चूँकि लिक्विड फॉर्म में है, सिरप के फॉर्म में है, तो आप इसको स्वॉलो करते हैं, मुंह के माध्यम से हम लेते हैं। और जैसा बाकी नशीले पदार्थों में हमने देखा, इसके भी तात्कालिक प्रभाव हैं हमारे शरीर के ऊपर और दीर्घकालिक प्रभाव भी हैं, जिसको आप लोगों के बीच में जो इसका इस्तेमाल करते हैं उनके बीच में आता हुआ देखेंगे। अब क्या क्या इसका असर आपको देखने को मिलता है? वॉमिटिंग कॉमन है ऐसे लोगों में जो इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। स्टमक अपसेट होना, पेट खराब होना, ये कॉमन है। डिजीनेस, चक्कर आना, उसके बाद डायरिया, ये सारी चीज़ें हैं जो कॉफ मिक्सचर का दुरुपयोग करने वाले लोगों के बीच में आपको देखने को मिलेगा। इसका एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। इसका इस्तेमाल करने की वजह से जो आप बातचीत करते हैं उसमें लड़खड़ाहट हो सकती है, स्लरनेस जिसको कहते हैं। आपका जो देखने की जो क्षमता है उसमें धुंधली हो जाती है, धुंधला आपको दिखता है, वो भी एक इसका परिणाम है। और इसका इस्तेमाल चूँकि ओपियोइड है, तो जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने के बाद कभी कभी आपको काफ़ी रिलैक्स और अच्छा महसूस होता है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, इसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है, इसकी वजह से साइकोसिस, जो मानसिक बीमारियां हैं वो हो सकती हैं, और इस पर आपकी फिजिकल, शारीरिक और मानसिक डिपेंडेंसी या निर्भरता हो सकती है, जो आपको आने वाले समय में और भी ज़्यादा परेशानी में डाल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम कॉफ मिक्सचर के साथ आता हुआ देखते हैं। अगर इसके और इम्पैक्ट की बात करें तो ये आपको, आपके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है, ब्रेन को डैमेज करता है, और साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसकी वजह से आपका हृदय काम करना बंद कर दे या आपकी सांसें चलनी बंद हो जाए। कॉफ मिक्सचर्स कोडीन के साथ जब प्रिस्क्राइब्ड या प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर लिया जाता है तब इसके सकारात्मक प्रभाव हमें अपने शरीर पर देखने को मिलते हैं, और इससे हमारा जो कॉफ या कॉफिंग जो होती है उसको कम करने में हमें मदद मिलती है। लेकिन इसी मेडिसिन को, कॉफ मिक्सचर विद कोडीन को, अगर हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना लें तो इसके नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर देखने को मिलते हैं, और समय के साथ इसके ऊपर हमारी निर्भरता बढ़ जाती है। तो हर नशीले पदार्थ जिसके ऊपर हमने चर्चा की उसके अपने शारीरिक और मानसिक नुकसान हैं जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है।